गाइस, तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल वाले में। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करेंगे, विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो हमारी लास्ट की वीडियो थी उसमें हमने टॉपिक नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था, विच इज टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, इक्विलिब्रियम। इन सबके हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इन दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी? देखो, मैं इसको आपको एक फिगर से समझाती हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये कोई एक बॉडी है, अनइवन, ठीक है, एंड एवरी बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आप मान लो जैसे यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स मैं बना देती हूँ, ठीक है, मैंने कुछ 4 पार्टिकल्स बना दी, चलो आप 5 बना दो। नाउ यू नो वेरी वेल दैट अगर हमारे पास कोई बॉडी होगी तो अर्थ उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस फोर्स इज mg। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी होती है तो अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पे अगर ये पूरी बॉडी है और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, सबका मास तुम अलग अलग मान लो, जैसे m1 m2 m3, सबका कोई ना कोई मास होगा। तो इन सब पार्टिकल्स के ऊपर भी अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे पहला पार्टिकल है, अर्थ इस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होगा m1g। जैसे सेकंड पार्टिकल है, इस पे जो एक्सर्ट करेगा वो होगा m2g। जैसे थर्ड पार्टिकल पे एक्सर्ट करेगा m3g, देन फोर्थ पे करेगा m4g, एंड देन फिफ्थ में करेगा m5g। ठीक है, ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, सबका कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब अर्थ जैसे हर पार्टिकल पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, तो जो बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? इट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स अर्थ लगा रहा है बॉडी के ऊपर, वो इन सारे पार्टिकल्स पे जितने फोर्स लग रहे हैं उन सब फोर्सेस का सम होगा। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू m1g प्लस m2g प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी मतलब पार्टिकल्स होंगे सबके मासेस का सम, और यू कैन से मतलब सब पे जितनी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उन सबका जो सम होगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा, और रिजल्टेंट फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, नाउ यू कैन राइट इट एज m1 प्लस m2 सो ऑन g। ठीक है, अब सारे पार्टिकल्स के जो मास का सम होगा वो एंटायर बॉडी का मास होगा, विच इज इक्वल टू कैपिटल M g। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, अगर एक बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और हर पार्टिकल पे अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, विच इज m1g m2g m3g डिपेंडिंग ऑन द मास। तो इन सारे फोर्सेस का जो सम होगा वो बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स होगा जो अर्थ एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड इट इज इक्वल्स टू कैपिटल mg और द सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। इट इज नथिंग बट द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी का वेट है। अब जो ये बॉडी का वेट होता है, ये अर्थ जिस पॉइंट पे एक्सर्ट करता है, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जैसे ये पूरी बॉडी है और इस बॉडी में एक पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको मैं यहाँ पे जी से डिनोट कर रही हूँ। इस पॉइंट पे पूरा बॉडी का वेट एक्सर्ट होगा। ठीक है, दैट इज कैपिटल mg। ओके, so what is center of gravity? The point of application of the resultant force due to earth's attraction is called the center of gravity। ठीक है, तो पूरा जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है अर्थ का जिस पॉइंट पे बॉडी के, वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ओके, और यू कैन से द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। यहाँ पे पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे आप कभी भी अपनी फिंगर से बुक को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जैसे आपके पास कोई बुक होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई बुक है, ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो किसी पॉइंट से, मतलब अपनी फिंगर से अगर इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप किसी एक पॉइंट पे, मतलब ऑलमोस्ट वो सेंटर ही होता है, ठीक है, यहाँ से आप अपनी फिंगर से बुक को बैलेंस कर पाते हो। ठीक है, तो जिस पॉइंट से बॉडी बैलेंस हो जाए वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी का इंटायर वेट उसी पॉइंट पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो मतलब आप अगर जैसे इधर एज से बैलेंस करने की कोशिश करोगे बुक को, तो नहीं होगी, या आप बुक को खड़ा करके, मतलब जैसे आप बुक को ऐसे करके बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो वो बैलेंस नहीं होगी। लेकिन अगर आप बॉडी को ऐसे रख लो, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ मिड पे आता है। ठीक है, और यू कैन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच यू कैन बैलेंस द बॉडी। ठीक है, इससे आप बॉडी को इस पॉइंट पे बैलेंस कर सकते हो। नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
किसी भी बॉडी की जो स्टेबिलिटी होती है वो ऐसे होती है कि जैसे अगर आपने किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया अपनी पोजीशन से, मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन से उसको हटा दिया, तो अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसको रिगेन करने के लिए बॉडी की जो एबिलिटी होगी उसको आप स्टेबिलिटी बोलते हो, ठीक है। स्टेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए बॉडी का जो भी मतलब होगा, मतलब वो उसमें कितना आने की कोशिश कर रही है, वो उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है जब आप उसको डिस्प्लेस कर दोगे, ठीक है। जो स्टेबिलिटी होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा लोअर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब नीचे से नीचे होनी चाहिए। एंड सेकंड, एरिया ऑफ इट्स बेस, जो उसका बेस होता है वो लार्ज होना चाहिए। देखो अगर जितना बेस लार्ज होगा, अभी मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो अगर आपने बेस को थोड़ा लार्ज कर दिया, जैसे कोई बॉडी है, अगर आप उसके बेस को लार्ज करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये कार है, ठीक है, अगर आप इसके बेस को, जैसे ये इसका बेस है, अगर आप इसके बेस को लार्ज कर दोगे तो जो बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा मास होगा वो नीचे होगा, और अगर उसका मास नीचे हो गया तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे हो जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाएगी तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी लोअर होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, तो इससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड अदर इज एरिया ऑफ इट्स बेस, ठीक है। जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दो कार्स हैं, ठीक है। जो पहला वाला है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी हाई है और दूसरे वाले की लो है, ठीक है। ऑल्सो जो दूसरा वाला है उसकी लो क्यों हो पाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उसका बेस जो है वो लार्ज है। जैसे मैंने आपको बताया अभी इस फिगर में, जितना ज्यादा आप बेस को लार्ज करोगे उतना ज्यादा जो मास है बॉडी का वो नीचे की तरफ कंसंट्रेट होगा, उतना ज्यादा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो पाएगी। तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है इसलिए स्टेबल है। तो देखो जैसे अगर ये दोनों कार को पहले आप सीधा खड़ा कर दो, मतलब जैसे ओरिजिनल पोजीशन पे अगर ले आओ, उसके बाद आप इनको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो कौन अपनी ओरिजिनल पोजीशन जल्दी रीगेन कर लेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला, जो कि दूसरे की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लो है और इसका जो बेस है वो भी थोड़ा ब्रॉड है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर आप इसको टिल्ट करने की कोशिश करते हो, और यू कैन से अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जल्दी आ जाएगी, ठीक है। वेयर एज जो पहला वाला केस है इसमें क्या होगा, इसमें जो कार है वो टॉपल हो जाएगी और यू कैन से मतलब ये इस तरफ गिर जाएगी, ठीक है। सो द कंक्लूजन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, ठीक है। मतलब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो ना अलग अलग बॉडी पे अलग अलग होगी, मतलब वो एक तरफ से बॉडी की शेप पे डिपेंड करती है। अगर आप बॉडी की शेप बदल देते हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग शेप्स की बॉडी ली है, एंड ये सारी जितनी भी शेप्स है ये सब रेगुलर है, ठीक है। रेगुलर है मतलब जो इनमें मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास वायर, ठीक है। जैसे आपके पास स्ट्रेट वायर है तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे, ठीक है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पे है, मतलब जो बॉडी का यहाँ पे इंटायर वेट है वो इसके मिड पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। नेक्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। ये सब यूनिफॉर्म है, क्योंकि मैं रेगुलर बॉडीज ले रही हूँ तो इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रॉड में भी जो मिड पॉइंट होगा, मिड देखो अब यहाँ पे तो वायर थी लेकिन यहाँ पे रॉड है, रॉड का ये आपको पता है, कोई भी अगर रॉड होती है, जैसे मान लो जैसे जैसे कोई भी रॉड होती है तो हर रॉड के पास एक एक्सिस होता है, ठीक है। जैसे ये इसका एक्सिस है, तो रॉड के एक्सिस का जो मिड पॉइंट होगा वो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। तो यहाँ पे जो ये है इट इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, ठीक है। एक्सिस का जो मिड पॉइंट होगा वो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। नेक्स्ट वी हैव सर्कल। सर्कल का तो जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर आपको दिख रहा है ये उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द रिंग। देखो रिंग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाई आउटसाइड द बॉडी। देखो आप जितने भी अभी आपने एग्जांपल देखे, जैसे आपने वायर देखा, रॉड देखी या सर्कल देखा, इन सब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर ही है, ठीक है, इनसाइड में। लेकिन जो रिंग वाला होता है एग्जांपल, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी है। जैसे यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये बॉडी का पार्ट नहीं है, बॉडी सिर्फ इतनी रिंग है, ठीक है, ये रिंग के अंदर तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के आउटसाइड में, मतलब बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है। So yes, the center of gravity of a body can lie outside the body, and the example is ring. इसका भी जो center of gravity उसकी position क्या है, geometric center like the circle, ठीक है। Next we have
ट्रायंगल, ट्रायंगल में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो उसके जितने भी मीडियंस है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी। देखो जैसे ये मीडियंस है तो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और यू कैन से सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल और यू कैन से एनी पैरेललोग्राम। ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ये से दो डायगोनल्स है तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। नेक्स्ट वी हैव रोम्बस, रोम्बस ले लो, पैरेललोग्राम ले लो, ये सबकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होती है। ठीक है, तो कोई भी आप पैरेललोग्राम ले लो, जैसे स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, रोम्बस ले लिया, तो इन सब में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। फाइन, नेक्स्ट वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। देखो अभी जो आप बॉडीज देख रहे थे वो सब 2D थी। ठीक है, मतलब रॉड को छोड़ के, रॉड और रिंग को छोड़ के बाकी सब 2D थी। वी हैव सम मोर एग्जांपल्स फॉर द 3D बॉडीज। इसमें सबसे पहला देखो जैसे है आपका स्फीयर। ठीक है, स्फीयर हो, सर्कल हो या फिर रिंग हो, ठीक है, इन सबकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बॉडी होती है। क्योंकि इन सब में जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप इजिली डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सॉलिड एंड हॉलो कोन। देखो जो सॉलिड कोन होगा उसमें अंदर मास होगा, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है, और हॉलो कोन में सिर्फ सरफेस में मास होगा, अंदर से वो हॉलो होगा। ठीक है, ये हॉलो कोन है। इन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट है, मतलब बॉडी का शेप दोनों का कोन ही है। यहाँ पे शेप पे भी डिपेंड कर रही है और मास पे भी डिपेंड करता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोनों का मास अलग अलग होगा। सॉलिड कोन अंदर से फिल्ड है तो उसका मास ज्यादा होगा, हॉलो कोन अंदर से अनफिल्ड है तो इसका मास कम होगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ही कोन है तो दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगी, नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शेप पे भी डिपेंड करती है और साथ ही साथ मास पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, एट द 1/4 हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, जैसे कोन का अगर मैं 1/4 पार्ट ले लूँ, जैसे ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डिस्टेंस पे, हाइट का मैंने 1/4 पार्ट ले लिया है। ठीक है, अनलाइक हॉलो कोन में क्या है, यहाँ पे 1/3 हाइट ऑफ द कोन है। ठीक है, यहाँ पे 1/3 है। सो इफ वी आस्क दैट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ओनली ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, सो द आंसर इज नो। वो शेप पे भी डिपेंड करती है, साथ में वो मास पे भी डिपेंड करती है। सो इफ वी हैव टू बॉडीज ऑफ द सेम शेप, जैसे इनका शेप सेम है, ठीक है, दोनों ही कोन है, लेकिन एक सॉलिड है एक हॉलो है, तो दोनों का मास डिफरेंट हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से डिफर कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्यूब और क्यूबाइड। अब क्यूब ले लो, क्यूबाइड ले लो, इन दोनों की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज्योमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, मतलब बिल्कुल जो बीच में सेंटर आ रहा है यहाँ पे ज्योमेट्रिक सेंटर है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इज 0। देखो अभी मैंने आपको बताया था जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उस पॉइंट पे आप बॉडी को बैलेंस कर सकते हो, राइट, जो मैंने आपको बुक वाला एग्जाम्पल बताया था। तो अगर वहाँ पे बॉडी बैलेंस्ड है, मतलब बॉडी वहाँ पे स्टेशनरी है, वो मूव ही नहीं हो रही, और अगर बॉडी किसी पॉइंट पे बैलेंस्ड होती है तो ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अगर किसी पॉइंट पे बॉडी बैलेंस्ड है इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे जो सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इंटायर वेट ऑफ द बॉडीज कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट। ये मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट होता है वहां पे बॉडी का जो वेट होता है वो पूरा कंसंट्रेटेड होता है, और यू कैन से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका रिजल्टेंट फोर्स उस पॉइंट पे ही लगता है। ठीक है, द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इज शेप। ये भी आपको पता, देखो यहाँ पे इन्होंने मास गिवन कर दिया, मतलब अगर कोई मैंने मास फिक्स्ड कर दिया है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको रिंग का दिया था अभी, कि अगर जैसे आपने रिंग ले ली तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जरूरी नहीं कि मटेरियल के अंदर ही हो। जैसे अगर आपके पास रिंग थी, जैसे आपके पास ये रिंग थी, ठीक है, तो रिंग का जो मटेरियल है वो सिर्फ इतना है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद इन द मटेरियल नहीं थी, वो मटेरियल के बाहर थी। ठीक है, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नॉट ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये सारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिलेटेड पॉइंट्स है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास,
द पॉइंट एट विच द टोटल मास ऑफ अ प्लेन ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। ये मैंने अभी आपको बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगल का भी आपने देखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, और यू कैन से सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल, सर्कल का, रिंग का या स्फीयर का मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, सो एट द सेंटर। एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज, देखो बॉडी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है तो वहां पे वो बॉडी स्टेबल होती है, या आप बोल सकते हो मतलब वहां पे बॉडी बैलेंस्ड होती है, ठीक है, तो मतलब वो इक्विलिब्रियम में है वहां पे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रॉड, रॉड का मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपके पास रॉड है तो रॉड की जो एक्सिस होगी, एक्सिस जो बीच से जाती है, तो रॉड की जो एक्सिस होगी इसका जो मिड पॉइंट होगा बिल्कुल जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन होगी, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रॉड इज मिड पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, देखो ये दोनों ही टर्म्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, देखो जैसे आप नीचे फिगर देख सकते हो, इसमें जो बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड बोल रहे हैं, देखो जैसे ए पॉइंट पे भी उसकी स्पीड v है, बी पॉइंट पे भी उसकी स्पीड v है, सी पॉइंट पे भी v है, एंड देन डी पॉइंट पे भी v है। तो यहाँ पे जो बॉडी की स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, और बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो इस मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब ही है कि उसकी स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। देखो जो स्पीड होती है ना उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड यू कैन से मतलब हम लोग सिर्फ वैल्यू देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया यहाँ पे। और अगर मैं बोलूँ आपसे बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बता रहे हो और साथ ही साथ आप यहाँ पे डायरेक्शन भी बता रहे हो, ठीक है। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप एक्सीलरेशन डिटरमाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्पीड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर है, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। वेयर जो वेलोसिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे देखो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसमें बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब आप बोल सकते हो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जो बॉडी है वो v मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड एक तरफ से कांस्टेंट हो गया। लेकिन क्या बॉडी की डायरेक्शन कांस्टेंट है, द आंसर इज नो। आप देखो हर पॉइंट पे बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ए पॉइंट में बॉडी अपवर्ड जा रही है, बी पॉइंट में बॉडी लेफ्ट साइड जा रही है, सी में डाउनवर्ड जा रही है, एंड देन डी में बॉडी राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है बॉडी का वो कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब जो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी मैंने आपको बताया ना दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वन इज मैग्नीट्यूड अदर इज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन देखो आप हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली वेरिंग, ठीक है, वो वेरी कर रहा है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, और डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो बॉडी की जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं है। अब आप ये समझो कि अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या बॉडी एक्सीलरेटेड है कि नहीं है। अच्छा एक्सीलरेशन आपको पता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। तो जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो बॉडी एक्सीलरेट होगी। अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी तो मतलब बॉडी एक्सीलरेशन करेगी, दैट्स वाई यहाँ पे जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड है, ठीक है। अब जो एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे दोनों पे डिपेंड करती है, जैसे वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रही है, वैसे एक्सीलरेशन भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब
यहाँ पे जैसे वेलोसिटी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वैसे यहाँ पे एक्सीलरेशन की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। दैट्स वाई यहाँ पे इन्होंने दिया है जो भी बॉडी है इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होगा, ठीक है। सो द कंक्लूजन इज, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है और उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो उस मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस मोशन में बॉडी की स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन उसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम बोलते हैं इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो मतलब वो बॉडी एक्सीलरेशन कर रही है, दैट्स वाई मोशन हमारा एक्सीलरेटेड है। और अगर ये एक्सीलरेशन कर रही है तो एक्सीलरेशन में भी दो पॉइंट आते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एक्सीलरेशन का भी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की तरह कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से कुछ डिफरेंट है? देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अभी आपने देखा ये क्या होता है, जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है और कॉन्स्टेंटली उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड जो है उसकी वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी आपने देखा था। और जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जैसे बॉडी अगर यहाँ पे है तो थोड़ी देर बाद वो ऐसे यहाँ आ जाएगी, ठीक है। दोनों ही केस में जो बॉडी की स्पीड है वो कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे बॉडी अगर इस पॉइंट पे v वेलोसिटी से ट्रेवल v स्पीड से ट्रेवल कर रही थी तो इस पॉइंट पे भी बॉडी की स्पीड v ही होगी, ठीक है। तो दोनों केसेस में जो बॉडी की स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों ही केसेस में बॉडी की स्पीड चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे भी लगातार उसकी स्पीड v है तो यहाँ पे भी उसकी स्पीड लगातार v मीटर पर सेकेंड ही है, दोनों में स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन का आप देखो तो डायरेक्शन एक में चेंज हो रहा है एक में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जो डायरेक्शन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज कंटिन्यूसली हो रहा है लेकिन लीनियर में चेंज नहीं हो रहा है, उसमें वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, वही मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। लीनियर में क्या है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल टू द डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल द इंटरवल्स में बी। देखो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आपने 9th में पढ़ा होगा, जैसे इक्वल इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे मान लो बॉडी ने पहले 1 मिनट में 2 मीटर चला, ठीक है, फिर नेक्स्ट के 1 मिनट में फिर से 2 मीटर चला, फिर नेक्स्ट के 1 मिनट में फिर से 2 मीटर चला, जैसे यहाँ पे भी 1 मिनट में 2 मीटर चला, फिर 1 मिनट में 2 मीटर चला, फिर 1 मिनट में 2 मीटर चला, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी की स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर मिनट, तो यहाँ पे बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है और ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉडी इज एक्सीलरेटेड एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। देखो एक्सीलरेशन मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी बॉडी का जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और जो वेलोसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे भले ही दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड सेम है, देखो आप लीनियर मोशन में भी मैग्नीट्यूड v है, सर्कुलर मोशन में भी मैग्नीट्यूड v है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में सेम है, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन पे आए, डायरेक्शन सर्कुलर में चेंज हो रहा है और लीनियर में चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि सर्कुलर में जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, ठीक है। इसमें जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन की वजह से चेंज हो जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन में डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सेम हो रही है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सीलरेशन किस में होगा, एक्सीलरेशन पहली वाली में होगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो हियर द बॉडी इज एक्सीलरेटेड एंड इन द अदर केस एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो, ओके। नेक्स्ट वी हैव द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में डिफरेंस क्या है, जैसे देखो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है जो अभी अब आपने पीछे देख ही लिया है, इसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन चेंज होती है, मोशन एक्सीलरेटेड होता है, ठीक है, ये सब आप लोग समझ चुके हो। तो कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसमें ना सर्कुलर मोशन करने के लिए जो फोर्स उसको एग्जिस्ट करता है, मतलब जिस फोर्स की वजह से बॉडी कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर पा रही है वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है दैट इज, मतलब देखो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ दैट कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द पाथ, मतलब जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन कर पा रही है, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर पा रही है, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। देखो ये लगता है कि आप जैसे बॉडी अगर यहाँ पे है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा,
यहाँ पे भी देखो, अगर है तो ऐसे अंदर की तरफ लगेगा फोर्स, यहाँ पे अगर है तो ऐसे अंदर की तरफ लगेगा, एंड यहाँ पे भी अंदर की तरफ लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, एंड इट इज अ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मूव ऑन द सर्कुलर पाथ। इससे कुछ एग्जांपल्स देखो। सबसे पहला एग्जांपल है स्पिनिंग अ बॉल ऑन द स्ट्रिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई बॉल, जैसे आपने यहाँ पे मान लो कोई स्ट्रिंग है, उसको आपने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और उसमें आपने कोई भी मास लगा दिया है। अब आप इस स्ट्रिंग को कंटिन्यूसली ऐसे रोटेट करा रहे हो, ठीक है, या यू कैन से आप इसको स्पिन करा रहे हो। तो यहाँ पे जो इस बॉडी का सर्कुलर मोशन है, इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो यहाँ पे टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये याद है, मैं आपको बताया था कि जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप होती है वो टेंशन फोर्स होती है। तो यहाँ पे जो ये फोर्स लग रही है, देखो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको बताया अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, विच इज टेंशन फोर्स, ये फोर्स जो है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट, जैसे देखो ये आप ग्रेविटेशनल फोर्स वाला एग्जांपल दे सकते हो। अगर अर्थ सन के अबाउट रोटेट करती है, तो ये आपको पता है हमेशा सन अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे देखो सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टर्निंग अ कार। देखो टर्निंग अ कार वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो रोड है, रोड और जो कार के टायर्स है, ठीक है। देखो ये मैंने आपको बताया था, कोई बॉडी अगर मोशन करती है तो उसके मोशन को रेजिस्ट करने के लिए हमेशा एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में होगी? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स ऑफ, मतलब जो भी कार के टायर होंगे, टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी अंदर की तरफ लगेगी, वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है टायर और रोड के बीच में, वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और जिसकी वजह से ये कार यहाँ पे ऐसे यू टर्न ले पाएगी और यू कैन से रोटेट कर पाएगी, ठीक है। सो हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट, गोइंग थ्रू द लूप ऑन अ रोलर कोस्टर। देखो यहाँ पे जैसे ये एक सर्कुलर मोशन है, तो इस सर्कुलर मोशन के लिए जैसे यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इस रोलर कोस्टर का जो वेट है, ठीक है, यहाँ पे जो वेट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो द कंक्लूजन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स होती है जो किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है, और ये ना कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकती है। जैसे स्ट्रिंग वाले एग्जांपल में टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। टर्निंग का काम में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है। रोलर कोस्टर में वेट काम कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है। बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में ये लोग अपोजिट होंगी, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे उसका मैग्नीट्यूड कितना था? उसका मैग्नीट्यूड था mv²/r, इसका mv²/r था, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेंट्रीफ्यूगल का भी mv²/r ही होगा, ठीक है। तो पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ कैसे रही है यहाँ पे? सो यू नो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में वो ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे से अगर वो मान लो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, अंदर की तरफ उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी अंदर की तरफ जा तो नहीं रही है ना। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है? उसको अंदर की तरफ पुल कर रहा है, लेकिन बॉडी अंदर नहीं आ रही, वो सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल कर रही है। मतलब बॉडी सर्कुलर पाथ में बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उसी मैग्नीट्यूड में, मतलब सेम मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, तो जिसकी वजह से बॉडी ना अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, सेंट्रीपिटल इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और इसकी वजह से बॉडी बैलेंस रहेगी और सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल करेगी, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द आउटवर्ड फ्रिक्शियस फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का डिफरेंस है, बट मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है। सो द क्वेश्चन इज, व्हेन यू राइड अ मैरी गो राउंड यू फील योरसेल्फ बीइंग थ्रोन अवे। देखो
जैसे होता है ना, अगर आप मैरी गो राउंड में ट्रेवल करते हो, मतलब अगर आप इसमें घूमते हो तो क्या होता है, बाहर की तरफ देखो, अंदर की तरफ तो जैसे रोटेशन हो रहा है तो अंदर की तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लग रही है, ये अंदर की तरफ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। एंड हेयर ऑल्सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बट जब भी आप मैरी गो राउंड में घूमोगे तो आपको फील होता है कि आप बाहर की तरफ कोई आपको पुल कर रहा है, ठीक है, यू फील योर सेल्फ बींग थ्रोन अवे। तो आपको बाहर की तरफ किसकी वजह से फील होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फील होता है कि आप बाहर गिर सकते हो या आपको लगता है कि आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फिक्शियस। देखो, फिक्शियस का मतलब ये है कि वो फोर्स इमेजिनरी है, और यू कैन से वो शूडो फोर्स है, ठीक है, ये इमेजिनरी फोर्स है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। देखो आप इसको एग्जांपल से समझो, जैसे आपने यहाँ पे ये अपने हैंड में एक स्ट्रिंग लिया, उससे आपने बॉल को टाई किया, अब आप इसको रोटेट करा रहे हो। यहाँ मैंने आपको बताया था जो टेंशन फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन फोर्स, ओके, अंदर की तरफ लगेगा ये, जिसकी वजह से जो ये बॉल है वो रोटेट कर पा रही, रोटेशनल मोशन यहाँ पे उसका हो पा रहा है, ठीक है। अब अगर आपने स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया तो टेंशन फोर्स लगना बंद हो जाएगी, टेंशन फोर्स अगर बंद हो जाएगी तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बंद हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बंद हो जाएगी तो क्या ये बॉडी रोटेट करेगी, द आंसर विल बी नो, अभी बॉडी रोटेट नहीं करेगी, ठीक है, रोटेट नहीं करेगी तो सर्कुलर मोशन से बाहर आ जाएगी, और ये किस डायरेक्शन में जाएगी, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये आपको पता है ना कि अगर कोई भी हमारे पास सर्कल होता है, अगर ये सर्कल है तो ये इसका क्या होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका मतलब क्या है, देखो अगर मेरे पास ये बॉल है, अगर मैंने स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करती तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब खत्म हो जाएगी, जैसे आपने स्ट्रिंग तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स अब नहीं लग रही, सेंट्रीफ्यूगल तो लग रही होती ना, सेंट्रीफ्यूगल लग रही होती तो ये बॉडी ऐसे इस डायरेक्शन में बाहर जानी चाहिए थी ना, बट ऐसा नहीं होता है, बॉडी कैसे जाती है, बॉडी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वुड एग्जिस्ट देन द बॉडी शुड मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बॉडी को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है, बॉडी किस डायरेक्शन में जाती है, बॉडी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाती है, बॉडी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो फिक्शियस है, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Centripetal force is a real force. Centrifugal is pseudo, or you can say imaginary or fictitious force. Centripetal force is directed towards the center of the circle. Centrifugal is directed away from the center of the circle. ठीक है, और साथ आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे, जैसे मैरी गो राउंड वाला एग्जांपल आप सेंट्रीफ्यूगल में दे सकते हो कि why do you feel thrown away in moving on the merry go round, ठीक है, while moving on the merry go round why do you feel thrown away, it is because of the centrifugal force। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये किसकी वजह से है, जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो और रोटेटिंग अबाउट द सन, ठीक है, जैसे वो सन के अराउंड अगर रोटेट करती है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब, सर्कुलर पाथ। देखो ये वही वाला है जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी एक सर्कुलर पाथ होगा, स्टोन मान लो आपने ले लिया, आप इसको रोटेट करा रहे हो इसके अबाउट, ठीक है, एक स्ट्रिंग से इन्होंने टाई कर दिया है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है, टाइंग अ स्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ द हैंड, ठीक है। तो अगर इन्होंने स्प्रिंग ले लिया देन डेफिनेटली यहाँ पे टेंशन फोर्स आएगी एंड इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन ऑन द स्प्रिंग, और यहाँ पे बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो इसका क्या मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब है कि बॉडी यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है, पहला क्वेश्चन है इज द स्टोन मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ये तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया क्वेश्चन में, स्पीड यूनिफॉर्म है। अब अगर यहाँ पे ये इसकी जगह पूछते इज द बॉडी ट्रेवलिंग विद और सॉरी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तब आपका आंसर क्या होता है। देखो स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, तो वो उन्होंने ऑलरेडी दिया है यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वो आंसर यूनिफॉर्म हो गया। बट अगर मैं वेलोसिटी बोलूँ यूनिफॉर्म है या फिर वेरिएबल है, तो इसमें क्या होगा, देखो वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी में दो फैक्टर्स आते हैं, एक आता है आपका मैग्नीट्यूड, एक आता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड सेम है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे वेरी कर रहा है, डायरेक्शन वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो तो यूनिफॉर्म नहीं हुई ना, जो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब वेलोसिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी
यहाँ पे वेरी कर जाएगी, वेलोसिटी वेरी कर जाएगी, तो मतलब वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो अगर ये लोग वेलोसिटी के लिए पूछते यूनिफॉर्म या वेरिएबल, तब आंसर होता वेरिएबल। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज द स्टोन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखो एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो वो एक्सीलरेटेड होती है, जो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मतलब बॉडी में एक्सीलरेशन तो हो ही रहा है। अब एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, जैसे कंटिन्यूसली, जैसे पहले बॉडी यहाँ आएगी, फिर ये डायरेक्शन आएगा, फिर ये आएगा, तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन वेरी कर रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो भी वेरी करेगा। तो अगर एक्सीलरेशन वेरी करेगा तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म तो होगा नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। द फोर्स एक्ट्स ऑन द हैंड एंड इट स्टेट्स इट्स डायरेक्शन। देखो अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया था टेंशन फोर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है हैंड के ऊपर? टेंशन फोर्स, ठीक है, विच इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड, ये अंदर की तरफ लग रही है। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।